प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग मैकाले के विवरण पत्र 1835 के विषय में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 को कानून सदस्य के रूप में भारत आया। लॉर्ड मैकाले को प्राच्य विवाद और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। बंगाल शिक्षा समिति के दो मंत्री थे, प्रिंसेप और विल्सन। दोनों ने लॉर्ड मैकाले को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में बताया। फिर बाद में लॉर्ड मैकाले साहब ने उसका अध्ययन किया। लॉर्ड मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान के विषय में लोग बताते हैं न अभी पैदा हुआ है न होगा, जिसने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लोक शिक्षा समिति का सभापति लॉर्ड मैकाले साहब को नियुक्त किया। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए, क्योंकि ये कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो उन्हें 43वीं धारा का अध्ययन किया। चार्टर एक्ट 1813 की 43वीं धारा। तो इसमें पहला था 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। तो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीयों की शिक्षा पर अगर व्यय होगा तो सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा है केवल अरबी, संस्कृत और साहित्य ही नहीं, अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने ये बताया कि केवल अरबी, फारसी, संस्कृत की ही नहीं, अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाए। तो 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय किया जाए। वे अपनी इच्छानुसार नहीं व्यय कर सकते। तो तीसरा बताया लॉर्ड मैकाले ने 43वीं धारा की व्याख्या में कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी हो सकता है और संस्कृत पढ़कर ब्राह्मण पंडित बन सकता है, तो अंग्रेजी भाषा का भी विद्वान हो सकता है। भारत के लोग अगर कुरान वगैरह पढ़ के मुस्लिम मौलवी बन सकते हैं, तो संस्कृत पढ़ के पंडित बन सकते हैं, तो अंग्रेजी का भी विद्वान भारतीय हो सकता है। मौलवी जो होता है ये मस्जिद में रहता है, धर्म ग्रंथ का ज्ञाता होता है। पंडित जो है संस्कृत का विद्वान जो होता है, धर्म कर्मकांडों का ज्ञान जिसको रहता है उसे पंडित कहते हैं। तो 43वीं धारा की व्याख्या एक बार फिर से देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है परीक्षा के लिए। 43वीं धारा की व्याख्या में लॉर्ड मैकाले साहब ने बताया कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय की जाए। 1 लाख रुपए से अधिक व्यय न किया जाए। दूसरा बताया कि केवल अरबी, संस्कृत की साहित्य ही नहीं, बल्कि भारतीयों को अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाए। केवल अरबी, संस्कृत साहित्य ही नहीं, बल्कि भारतीयों को अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाए। तीसरा बताया भारतीय विद्वान मौलवी, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी हो सकता है और ब्राह्मण पंडित हो सकता है, तो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। भारतीय जो लोग हैं, मुसलमान हैं, तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके मौलवी हो सकते हैं। ब्राह्मण जो है पंडित हो सकता है। तो भारतीय जो है अंग्रेजी पढ़कर भी अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन सकता है। आगे हम लोग अंग्रेजी के पक्ष में तर्क का अध्ययन। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अंग्रेजी के पक्ष में तर्क। तो अंग्रेजी के पक्ष में आज्ञापत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया। प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का
प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी के पक्ष में माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। अंग्रेजी के पक्ष में पाश्चात्य ज्ञान एवं शिक्षा का शक्तिशाली पाश्चात्य समर्थन किया। सर्वप्रथम मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया निरर्थक बताते हुए लिखा कि भारत का संपूर्ण अरबी और संस्कृत साहित्य यूरोप की एक अलमारी के बराबर है। तो मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को उच्च स्थान दिया और मैकाले ने लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो सर्वप्रथम मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया निरर्थक बताते हुए लिखा, भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है। जो देसी भाषाएं हैं उसमें साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है। साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है। जो भारतीय हमारा अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य है उसमें साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञानकोश सब डिक्शनरी होती है, शब्दकोश ज्ञानकोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित और गंवारू है देसी भाषाएं कि उनको वायु भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। तब तक किसी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं होगा। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को उच्च स्थान दिया। तो भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के बाद मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को उच्च स्थान देते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब देश के संपूर्ण साहित्य के कम महत्व नहीं है। अर्थात अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य, अरबी और फारसी और संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। अंग्रेजी विद्वानों की प्रबल और शक्तिशाली भाषा थी। तो मैकाले जैसा विद्वान भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी साहित्य पर अधिक बल दिया। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। मैकाले ने तर्क दिया कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक
तीन तर्क दिए अंग्रेजी को अधिक उपयोगी बनाते हुए। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है और नवीन ज्ञान की कुंजी है। दूसरा, भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा कि जो अरबी संस्कृत साहित्य है वो यूरोप के एक अलमारी के बराबर है। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकलकर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्धशाली बताया और अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित, अंग्रेजी के अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। ज्ञान की कुंजी है। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है, लॉर्ड मैकाले ने कहा। दूसरा है, अंग्रेजी के शासकों की भाषा है। अंग्रेजी इसके शासकों की, मतलब भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं उनकी भाषा है। भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी देशों और समुद्रों से व्यापार करने का माध्यम है। पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है। तो ये शासकों की भाषा है अंग्रेजी और भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्रों से व्यापारिक भाषा बन सकती है। तीसरा है, लैटिन यूनानी भाषा से इंग्लैंड का जिस प्रकार लैटिन तथा यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ। पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में, पश्चिमी यूरोप की भाषा से रूस में पुनरुत्थान हुआ। उसी प्रकार से अंग्रेजी से भारत में होगा। उसी प्रकार से अंग्रेजी से भारत में होगा। चौथा है, भारतवासी अंग्रेजी की शिक्षा के लिए उत्कंठित हैं। अरबी संस्कृत की अपेक्षा भारतवासी अंग्रेजी की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं। भारतवासी जो है अरबी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं या उत्साहित हैं, इसलिए उनको अंग्रेजी का ज्ञान प्रदान करके अंग्रेजी का विद्वान बनाया जाए। पांचवा है, भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। तो भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। छठवां है, अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो परंतु
रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। तो लॉर्ड मैकाले का ये विचार था कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा ऐसा विद्वान बनाया जा सकता है कि जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों और नैतिकता में अंग्रेज होगा। इस प्रकार मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा में विशेष बल दिया और अरबी और संस्कृत की शिक्षा की उपेक्षा की। उपेक्षा क्यों किया? क्योंकि अरबी और संस्कृत कपोलकल्पित विषय उसका अध्ययन किया। जैसे हिंदी में एक कोई कविता है, उसमें लिखा है कविता के माध्यम से कि वर्षा का, स्वाति नक्षत्र का जब बरसात होती है तो केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, और सीप में बढ़ता है तो मोती बन जाता है, और पपीहा वही पानी पीता है। तो इन सब बातों का अध्ययन करके उसने अरबी और संस्कृत साहित्य की तुलना कपोल कल्पित, अविकसित और गंवारू भाषा के रूप में बताया और अंग्रेजी को नवीन ज्ञान की कुंजी बताया। आज हम देख रहे हैं लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी आज भी फॉलो हो रहा है। आज भी लोग अंग्रेजी पर ज़्यादा बल दे रहे हैं और पहले भी ज़्यादा दे रहे थे। तो शासकों की भाषा, जो शासक वर्ग था अंग्रेज की भाषा, और भारत की जो उच्च वर्ग थी उनकी भाषा, पूर्वी समुद्रों से व्यापार करने की भाषा अंग्रेजी, तो पश्चिमी यूरोप की भाषा से रूस का उत्थान हुआ था, लैटिन यूनानी भाषा से इंग्लैंड का, उसी प्रकार से अंग्रेजी से भारत का पुनरुत्थान अर्थात विकास होगा। तो भारतवासी अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं। अतः अरबी संस्कृत की अपेक्षा भारतीय जो है अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है रक्त और रंग में भले भारतीय हो लेकिन नैतिकता, विचारों और रुचियों में विद्वान होगा। तो अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो लेकिन नैतिकता, रुचियों और विचारों में अंग्रेज हो। तो भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है, ये लॉर्ड मैकाले ने सिद्ध किया। उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इनको बंद कर दिया जाए। प्राच्य माने देसी भाषा, अरबी, संस्कृत, फारसी और देसी प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया जाए। इन पर जो धन व्यय हो रहा है वो मूर्खता है। तो अंग्रेजी, जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिसकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। तो उन्होंने कहा है लॉर्ड मैकाले ने कि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वो विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर सकता है जो इस विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। अर्थात अंग्रेजी का विद्वान ही सब कुछ कर सकता है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए। उधर पिछले प्राच्य और पाश्चात्यवाद में बताया गया था कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाए और इससे अधिक नहीं। प्राच्यवादी भाषाओं अरबी और संस्कृत का अध्ययन न करके अंग्रेजी पर विशेष बल दिया गया। बाद में मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा, हमें
इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इस समय एक वैसे वर्ग के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे, जिस पर हम शासन करते हैं। तो हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें जो हमारे और उन लोगों के बीच में दो भाषाओं का जो ज्ञान रखते हैं, उसकी आवश्यकता लॉर्ड मैकाले ने समझी। फिर ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। तो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र द्वारा अग्रांकित घोषणा की। सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा प्राप्त अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचेगी। तो आगे हम देखते हैं लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत के बाद निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। हम लोग आज निस्यंदन सिद्धांत या शनाई का सिद्धांत, इसका एक नाम और है शनाई का सिद्धांत। तो इसे दो नाम से जानते हैं, शनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत। अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया। तो व्यापारियों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारियों की होने के कारण भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। तो उसने ये विचार किया कि उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए, जो भारत के उच्च वर्ग हैं उनको शिक्षा दिया जाए और इन व्यक्तियों के माध्यम से छन छन कर शिक्षा स्वयं ही निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के विषय में आर्थर मेन्यू ने लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। तो सिद्धांत का अर्थ है, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया। अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कहा गया है। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन व्यक्तियों से छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों में स्वयं ही पहुंच जाएगी। क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत का अर्थ बताते हुए आर्थर मेन्यू ने लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। तो इस प्रकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको टिप्पणी में भी आ सकता है, लांग में भी। तो इसको तीनों नाम जानिए। पहले निस्यंदन सिद्धांत उसका मुख्य नाम है, उसके बाद छनाई का सिद्धांत भी इसे करते हैं, अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन थ्योरी करते हैं। अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन का अर्थ है छानने की क्रिया, अर्थात व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह कम से कम धन व्यय करना चाहती थी भारतीयों के शिक्षा व्यवस्था पर। इसलिए उसने ये नीति अपनाई कि यहाँ के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए
और शिक्षा छन छन कर धीरे धीरे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचेगी। जैसे आजकल ये है उच्च वर्ग, जनरल वर्ग को माना जाता है, उसके बाद ओबीसी है, तो एससी है निम्न वर्ग। आज भी मतलब कई वर्गों में समाज बटा है, तो उस समय उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो वर्गों में बटा था, मध्यम वर्ग नहीं था ओबीसी जो है। तो उच्च वर्ग से धीरे धीरे छन छन कर निम्न वर्ग में पहुंचती थी शिक्षा, इससे कम खर्च पड़ता था। ये पॉलिसी थी हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शिक्षा अधिकारियों की, जिससे सभी लोग शिक्षित हों, लेकिन समाज में शिक्षा जो है छन छन कर पहुँचे। छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, आगे आप देखेंगे इस सिद्धांत का समर्थन कौन किया है। सिद्धांत के समर्थक, निस्संदेह सिद्धांत के समर्थकों में बम्बई ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर काउंसिल का सदस्य फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक और मैकाले थे। तो ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य और लॉर्ड मैकाले इस सिद्धांत के समर्थक थे। निस्संदेह सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मिशनरी, जो देश में विभिन्न प्रकार की मिशनरियाँ खुली थी, डच मिशनरी, ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मिशनरियाँ पूरे देश के कोने कोने में खुली थी। तो उसने समर्थन किया निस्संदेह सिद्धांत का, और बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य भी समर्थन किया, लॉर्ड मैकाले ने समर्थन किया। उसके बाद फ्रांसिस वार्डन कंपनी के संचालक जो थे, उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक फ्रांसिस वार्डन ने भी निस्संदेह सिद्धांत का समर्थन किया। फिर दूसरा है हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर, हिंदू ईसाई मिशनरियों का आग्रह था कि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए। तो ईसाई मिशनरियों का आग्रह था कि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का समर्थक या अवलंबी बना लिया जाए। तो निम्न वर्गों के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं भी ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। जैसे उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बनाया जाएगा, तो निम्न वर्ग के जो हिंदू हैं स्वयं भी उसका समर्थन करेंगे और खुद ईसाई धर्म अपना लेंगे। तीसरा है फ्रांसिस वार्डन, सन 23 दिसंबर सन 1823। फ्रांसिस वार्डन 23 दिसंबर सन 1823 को अपने आदेश पत्र में यह विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। तो फ्रांसिस वार्डन ने सन 1823 के अपने आदेश पत्र में यह विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। तो ये फ्रांसिस वार्डन जो है, ये बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान न देकर थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देने का समर्थन किया। ये भी निस्संदेह सिद्धांत का समर्थक है। तीसरा है
29 सितंबर 1830 को कंपनी के संचालकों ने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर जनरल को यह परामर्श दिया कि कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों ने मद्रास के गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा की प्रगति उस समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। तो शिक्षा कंपनी के सिद्धांत के समर्थक देखिए ईसाई मिशनरियाँ थी। अभी आप पिछले वीडियो में पढ़े भी थे ईसाई मिशनरियों के विषय में। मुंबई गवर्नर की काउंसिल का सदस्य लॉर्ड मैकाले, ये सब निसंदेह सिद्धांत के समर्थन किए। फिर हिंदुओं को अंग्रेजी की उच्च वर्ग, भारत के उच्च वर्ग के जो हिंदू हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, तो जो निम्न वर्ग के हिंदू हैं वो स्वयं ही ईसाई धर्म अपना लेंगे या फॉलोअर बन जाएंगे, अनुयायी। तो फ्रांसिस वार्डन 23 दिसंबर 1823 में एक वक्तव्य दिया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना ही लाभप्रद और निरापद है भारतीयों के लिए। फिर 29 सितंबर 1830 को कंपनी के संचालकों ने मद्रास के गवर्नर को आदेश दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। इस प्रकार आज अभिनिषेधन सिद्धांत ये समाप्त होता है। अब आगे हम वुड का डिस्पैच बताएंगे, वुड का घोषणा पत्र। वुड का आदेश पत्र 1854। आइए शांत रहो, इधर देखो। वुड का आदेश पत्र या घोषणा पत्र 1854 वुड डिस्पैच, इंग्लिश में इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र सन 1854 का भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये प्रश्न आता है लॉन्ग में। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1853 की अवधि को शिक्षा का अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। की अवधि कहा जाता है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति द्वारा कुछ आधारभूत सिद्धांतों को आधार पर सन 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। समिति द्वारा कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर सन 1854 में कंपनी ने एक आदेश पत्र या घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कंपनी के संचालक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष सर चार्ल्स, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष सर चार्ल्स थे। ईस्ट इंडिया
प्रेसिडेंट तो जब ये घोषणा पत्र बना 1854 में, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट सर चार्ल्स वुड थे। तो उन्हीं के नाम से इसे वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र 1854 यह 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है। तो आदेश पत्र की कुछ सुझाव व सिफारिशें हैं, जिसे प्रमुख स्तंभों में वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला है सुझाव शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो शिक्षा का प्रसार का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। शिक्षा का प्रसार का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। तो आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। इस उत्तरदायित्व को पुनीत कर्तव्य बताते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। तो कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है, पवित्र या पुनीत कर्तव्यों में से एक है। दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य में पहला पॉइंट है भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक चारित्रिक उन्नति करना। तो भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके, चार्ल्स वुड ने बताया कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा है भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक उन्नति करना। पाश्चात्य ज्ञान माने यूरोपीय विदेशी ज्ञान माने अंग्रेजी का ज्ञान और विज्ञान से अवगत करा के उन्हें भौतिक उन्नति करना, ये उद्देश्य है हमारे उस घोषणा पत्र का। तीसरा है भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य नागरिक बनाना। भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य नागरिक बनाना। राजपद जो अधिकारी वर्ग था, तो अधिकारी बनाने के लिए सुयोग्य नागरिक बनाने का कार्य 1854 में हुआ। इसके पहले बाबू केवल बनाने का कार्य होता था। तो चौथा है भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में मदद करना। तो ऐसा उद्देश्य हो कि भारतीय अपने देश को संपन्न, हर ढंग से संपन्न बनाने, समृद्धशाली बनाने में सहायता प्रदान करें। तो इस प्रकार ये आप लोग शिक्षा का उत्तरदायित्व वाला सुझाव और रिकमेंडेशन, सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ डिस्पैच, आदेश पत्र की सुझाव और सिफारिशें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें 14-15 पॉइंट है। उसके बाद इसका मूल्यांकन होगा, गुण दोष बताया जाएगा। फिर आप देख रहे हैं शिक्षा का उत्तरदायित्व, इसमें 4 उद्देश्य हैं। ये प्रसार का उत्तरदायित्व, शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स वुड थे, जो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य बताए। फिर उसका पहला है भारतीयों को शिक्षा का प्रसार करके मानसिक एवं चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा है भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक उन्नति करना। तीसरा है भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य नागरिक बनाना। चौथा है भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। अगला पॉइंट हम देखते हैं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। अरबी, फारसी और संस्कृत। भारतीयों को शिक्षा
अरबी और फारसी संस्कृत की दी जाए। उसके बाद यूरोपीय कला कौशल, विज्ञान दर्शन और साहित्य को उपयोगी बताकर उनका मार्गदर्शन किया जाए। तो आदेश पत्र में अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताते हुए उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, किंतु भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत कला कौशल, विज्ञान दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया। यूरोपीय कला कौशल, विज्ञान दर्शन और साहित्य को उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया। अरबी, फारसी और संस्कृत को दिया गया है। उसके बाद यूरोपीय ज्ञान, कला कौशल, विज्ञान दर्शन और साहित्य को उपयोगी बताकर विशेष स्थान प्रदान किया गया। इन विषयों की यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए आदेश पत्र में घोषणा की गई कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। तो उड़द साहब ने ये कहा कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। तो अगला है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाओं को बताया। आदेश पत्र ने अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिए देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया। इस प्रकार अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं में शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र ने यह आज्ञा प्रकट की कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम बनाने की साथ साथ आशा करते हैं। तो आदेश पत्र ने यह आज्ञा प्रकट की कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और देसी भाषाओं के प्रसार के लिए प्राच्य भाषाओं अरबी, फारसी और संस्कृत का साथ साथ चलने की आशा करते हैं। आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों भाषाओं का स्थान दिया गया। आदेश पत्र ने अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले को अंग्रेजी और व्यक्तियों को देसी भाषाओं शिक्षा का माध्यम निश्चित किया। इस प्रकार अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र ने यह आशा प्रकट की कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी और देसी भाषाओं के प्रसार के लिए प्राच्य भाषा देसी भाषाओं को माध्यम भारत की देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। अगला है शिक्षा विभागों की स्थापना। आदेश पत्र ने सुझाव दिया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भी भंग करके प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके, जैसे हर राज्य में बोर्ड होता है प्रांतीय बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बम्बई बोर्ड, मद्रास बोर्ड, सब स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है जो कक्षा 6 से 12 तक की परीक्षाओं, कक्षा 10 6 से 12 तक की नहीं 10 और 12 की परीक्षाओं का संचालन करता है बोर्ड। तो शिक्षा विभागों की स्थापना में पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रदेश, पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक लोक शिक्षा विभाग पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो आगे है इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार इसके संचालन का
लोक शिक्षा संचालक पर होता था, जो संचालन करता था पूरा उस विभाग के संचालन का संपूर्ण भाग लोक शिक्षा संचालक एक नियुक्ति होती थी, उस पर इसका संपूर्ण भार रहता था। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों, सहायक विद्यालय निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाती थी। जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, संयुक्त शिक्षा निदेशक, इन पदों पर नियुक्ति भी 1854 की ही देन है, डिस्पैच की, जो आज हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में देख रहे हैं। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कहते हैं, उप जिला विद्यालय निरीक्षक, उसके बाद ये माध्यमिक का हो गया, उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा निदेशक, ये सब प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर देखने वाले अलग अलग अधिकारी और प्रशासक होते हैं। फिर आगे है विश्वविद्यालयों की स्थापना। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो इसमें मद्रास, बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालयों को संगठन मानकर कौन कौन सा आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया। तो इनका संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया। तो इस आदेश पत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश भी की गई। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर, अर्थात लंदन विश्वविद्यालय के अधिनियमों को देखते हुए, उनसे तुलना करते हुए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे भारतीयों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। उस समय केवल परीक्षण संस्था थी, तो विश्वविद्यालय उस समय केवल परीक्षण संस्था थी, परीक्षा संस्था थी, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपने देखा। फिर 7वां पॉइंट है क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। तो भारत में डिस्पैच ने क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की संपूर्ण भारत में। तो संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं को क्रियान्वित किया जाए। आदेश पत्र ने इन संस्थाओं के स्वरूप को इस प्रकार निश्चित किया। जैसे आज है गवर्नमेंट की तरफ से प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल, ये गाँव में हैं। आज कुछ गाँव में हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तो अधिकतर नगरों में स्थित होते हैं। कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालय भी हैं जो गांव में स्थित है। अपने प्रयागराज में एक है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय। तो क्रमबद्ध पहला है विद्यालय देसी प्राथमिक विद्यालय। देसी प्राथमिक विद्यालय जो 1854 में चार्ल्स वुड ने सिफारिश की, तो आज हम उसकी सिफारिश का क्रियान्वयन अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में देखते हैं। देसी प्राथमिक विद्यालय का संचालन होता है। उसके बाद जिसमें देसी प्राथमिक में 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं, एक पूर्व प्राथमिक, एक प्राथमिक। तो पूर्व प्राथमिक में प्राथमिक के पहले जैसे KG1, KG2, UKG, LKG और नर्सरी की कक्षाएं चलती हैं पूर्व प्राथमिक में। प्राथमिक में 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं। मिडिल स्कूल 6 से 8 तक, जो लगभग भारत के सभी गांवों में स्थित है, देसी और मिडिल स्कूल।
आज भी अभी कुछ गांव में केवल प्राथमिक विद्यालय ही है, लगभग सभी गांवों में भी नहीं हो पाया है। फिर आगे आया मिडिल स्कूल में कक्षा, इसमें 2 भागों में विभक्त है। कक्षा 1 से 5 की शिक्षा है, उसके पहले की पूर्व प्राथमिक मानी जाती है। ये है 6 से 8, ये मिडिल स्कूल है। और ये है हाई स्कूल 9 से 10। और ये है 11, 12। और ये विश्वविद्यालय शिक्षा में आता है, BA, MA, BEd, MA, PhD, MBBS, BTech, ये सब विश्वविद्यालय शिक्षा में आते हैं। तो देशी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक, मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 तक, हाई स्कूल 9 से 10 तक, कॉलेज जो इंटरमीडिएट कॉलेज है 11 से 12 तक, विश्वविद्यालय जहां ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, एक BA पास IAS बनता है कलेक्टर, आज भी विश्वविद्यालय डिग्री से BA, MA, BEd, MA, PhD, MBBS, BTech सभी डिग्रियां हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय में मिलती हैं, पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है। जो वुड डिस्पैच 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आज हम ग्रहण कर रहे हैं, जो 1854 में बना। नेक्स्ट टॉपिक है 8वां नंबर, जन शिक्षा का प्रसार। तो जन साधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा हुई, आम जनता की शिक्षा की इस पूर्ण घोषणा पत्र में पूर्ण उपेक्षा की है। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक की सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे। सरकार उसने आदेश पत्र में सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे और मेधावी एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे ताकि उन्हें निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। तो जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार करने के लिए आदेश पत्र में बहुत अच्छी सिफारिश की गई है। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की थी। निस्संदेह सिद्धांत में जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की थी। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक विद्यालय पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे और मेधावी एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे ताकि उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।